तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान स्पिरिट मेंशन के दूसरे लिनेज के पास पहुंच गया था। उसके बाद वहाँ का जो जो सेकंड लिनेज था उसका नाम झोमू था। वहाँ पर उसकी और मानियों के बीच फाइट होने वाली होती है। ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर जियांग जुआंगटांग अपीयर होता है। फिर जियांग जुआंगटांग और जियो यान के बीच फाइट होती है, जिससे स्पिरिट मेंशन का वह भाग ध्वस्त होने लगता है, जिसके बाद वो फाइट रुक जाती है। तो आइए इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेजेंट फीस्ट विंड और उमड़ती हुई ओरिजिन एनर्जी लगभग एक साथ ही नष्ट हो गई। जियो यान ने गहरी सांस ली और जियांग जुआंग टोंग के पीछे स्थित थाउजेंड आर्म स्टोन स्टैचू को गंभीरता से देखा। जियांग जुआंग टोंग ने उपहास किया और रुक गया, और थाउजेंड आर्म स्टोन स्टैचू धीरे धीरे उसके पीछे के शून्य में विलीन होकर पूरी तरह गायब हो गया। मुझे विश्वास है कि आप थाउजेंड ब्लेड क्लिफ को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। जियांग जुआंग टोंग ने पीले पड़े चेहरे वाले झोमुख की ओर एक नजर डाली, उपहास किया, फिर जियोयान की ओर देखा और बिना किसी झिझक के बोला। जियोयान धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी निगाहें जियांग जुआंग टोंग की निगाहों से टकराई हुई थी, और वह शांत भाव से उसके आगे के शब्दों का इंतजार कर रहा था। हालांकि थाउजेंड ब्लेड क्लिफ का अस्तित्व स्पीड मेंशन के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे नष्ट करना चाहते हैं तो नष्ट कर दीजिए। अगर थाउजेंड ब्लेड क्लिफ काफी नहीं है तो स्वॉर्ड हेवन पेवेलियन, हालबर्ड किंग हॉल और रिफाइनिंग रूरल मेंशन भी मौजूद है। जियांग जियांग टॉन ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसके सब सुनते ही झोमू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने दांत भींच लिए, लेकिन बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। आपका क्या मतलब है? जियांग जोंगटोंग के बेपरवाह शब्दों को सुनकर जियोयान ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा ट्रू बॉडी अभी भी थाउजेंड ब्लेड क्लिप पर है, तो क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं उसे नष्ट कर दूं? आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग जोंगटोंग मुस्कुराते हुए बोला, या फिर 3 महीने में स्पिरिट मेंशन आ जाना। जीत हो या हार, मैं तुम्हें ड्रैगन क्लैन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जियांग जुआंग टोंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन आसपास मौजूद सभी एल्डर्स ने उसे स्पष्ट रूप से सुन लिया। स्पिरिट मेंशन के मोटे ताजे बूढ़े एल्डर्स को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। 3 महीने बाद स्पिरिट मेंशन गैदरिंग होने वाली थी। उस समय स्पिरिट मेंशन 4 लिनेज हायर्स वहां आएंगे, और पूरे स्पिरिट डोमेन के प्रतिभाशाली लोग भी उन्हें पूरे स्पिरिट डोमेन के प्रतिभाशाली लोग भी उन्हें देखने और उनकी प्रशंसा करने आएंगे। स्पष्ट था कि जियांग जुआंगटोंग का इरादा उसी समय सभी को हराकर दुनिया को अपनी असली शक्ति दिखाने का था। 3 महीने बाद स्पिरिट मेंशन झोमू के चेहरे से शीतलता पूरी तरह गायब हो गई और उसकी निगाहें और गहरी हो गई। उसे जियांग जुआंगटोंग के विचार समझ आ गए थे। उस सभा में स्पिरिट मेंशन 4 लिनेज हायर्स को चीफ डिसाइबल को चुनौती देने का अवसर मिलता था। पहले वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा होता, लेकिन अब जब उसने जियांग जुआंग टोंग धर्मावतार की शक्ति देख ली थी तो उसका सारा आत्मविश्वास लगभग गायब हो गया था। तुम उन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए तुम चाहते हो कि सब मिलकर उन पर हमला करें। मानियो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यहाँ आने से पहले वह जियांग जुआन टोंग से काफी सावधान था, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि लड़ाई में जियोयान किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। भले ही उसके सामने खड़ा व्यक्ति जियांग जुआंगटोंग धर्मा अवतार था, उसने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। हाँ हाँ हाँ, यह सुनकर मानो उसने
कोई सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। जियांग जोंगटोंग जोर से हंसा, फिर उसने मानियन की ओर देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई जो हड्डियों तक चुभती थी। अगर तुम यही सोचते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह कहने के बाद जियांग जोंगटोंग ने नीचे देखा और मुड़कर शांत स्वर में कहा, मैंने जो मुझे जो कहना था कह दिया है। आप चाहे तो थाउजेंड ब्लेड क्लिफ को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 3 महीने बाद स्पिरिट मेंशन नहीं आया तो मैं आपका पीछा तब तक करूंगा जब तक आप मर नहीं जाते। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह एक बर्फीली कील की तरह सीधे जियोयान की ओर लक्षित थी। अपनी ऑरा टेक्निक का प्रयोग करते हुए जियोयान ने उस दमनकारी शक्ति को बिखेर दिया। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, जबकि जियांग जोंगटोंग नीचे स्थित विशाल ग्रैंड फॉर्मेशन में प्रवेश कर गया। जियोयान, क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? जियांग जुआंगटोंग को जाते देख मान्युन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर जियोयान की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से जियांग जुआंगटोंग की ताकत देख चुका था। अगर वे सचमुच लड़ते तो थाउजेंड ब्लेक क्लिफ एल्डर्स के साथ मिलकर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसकी पिछली बातें तो बस उसे मौखिक रूप से अपमानित करने के लिए थी। तुम क्या सोचते हो? जियोयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वह यहाँ जियांग जोंगटोंग से जीवन मृत्यु का युद्ध करने के इरादे से नहीं आया था, क्योंकि यह व्यर्थ होता। जब उसे ड्रैगन क्लैन का ठिकाना पता चल ही गया था तो वह स्पिरिट मेंशन जैसी विशाल संस्था को अपना दुश्मन क्यों बनाता? मेरे पास इन लोगों से निपटने के लिए काफी समय है। मैं जाकर एक खास जगह देखना चाहूंगा। मानियो ने एक पल सोचा, फिर धीरे से हंस पड़ा। टर्बिड वैली। जियोयान ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अच्छा। मानियन मुस्कुराया। टर्बिड वैली में ही निंग तियानलिंग को उस भयानक आघात का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण इस रहस्यमय स्थान में उसकी रुचि और भी बढ़ गई थी। थाउजेंड ब्लेड क्लिफ के लोग जियोयान और मानियन को धीमी आवाज में बात करते देख चुप हो गए। उन्होंने जियांग जोंगटोंग की बात को अनदेखा नहीं किया था और समझ चुके थे कि अगर जियोयान और मानियन सच में थाउजेंड ब्लेड क्लिफ को नष्ट करने का निर्णय लेते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। यहाँ तक कि ग्रैंड फॉर्मेशन बैरियर भी वाइल्ड ला रिलम जिनसेस को सन टेक्निक का उपयोग करने से नहीं रोक पाता। झो मू ने गहरी सांस ली और बोलने ही वाला था कि जियोयान ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर 3 महीने बाद स्पिरिट मेंशन में मिलते हैं। इतना कहकर वे दोनों बिना रुके चले गए। उन दोनों आकृतियों को क्षितिज में उछल होते देख झो मू वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में जो शब्द थे वे अनकहे रह गए। उसके चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव लगातार बदलते रहे। काफी देर बाद उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, 3 महीने बाद स्पिरिट मेंशन में मैं तुम्हें स्वयं मार डालूंगा। संकट पल भर में टल गया। थाउजेंड ब्लेड क्लिफ एल्डर्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। जिस भीषण युद्ध की हमें उम्मीद थी वह शुरू ही नहीं हुआ। जियोयान और मानियन तेजी से आए और उतनी ही तेजी से चले भी गए, लेकिन उन्होंने जियांग जोंगटोंग को पूरी तरह सतर्क कर दिया था। हालांकि उनकी झड़प केवल एक प्रारंभिक टकराव थी, लेकिन उसने वहां मौजूद सभी को गहराई से चौंका दिया। 3 महीने बाद होने वाली स्पिरिट मेंशन गैदरिंग के बारे में सोचकर सभी के दिल कांप गए। वे कल्पना करने लगे कि उस समय कैसा विनाशकारी युद्ध होगा। जियांग जुआंगटोंग एक विलक्षण प्रतिभा है जो लगभग हर दिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। स्पिरिट मेंशन फोर लिनेजेस हायर्स भी किसी भी तरह से कम प्रतिभाशाली नहीं है। 3 महीने भले कम समय लगे, लेकिन ऐसे सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह समय एक बड़ा परिवर्तन आने के लिए पर्याप्त है। अगर तुम और जियांग जुआंगटोंग सच में लड़ते रहते तो क्या होता? नीचे से गुजरती पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हुए मानियन खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। कहना मुश्किल है। जियोयान ने सिर हिलाया। उसे अर्थ स्क्रिप्चर की शक्ति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। एक कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के रूप में वह नहीं जानता था कि अर्थ स्क्रिप्चर किस स्तर तक पहुंच सकता है। इसलिए वह यह भी नहीं जानता था कि जियांग जुआंगटोंग की शक्ति वास्तव में कितनी गहरी है। लेकिन केवल इस तथ्य से कि वह थाउजेंड आर्म स्टोन स्टैचू टेक्निक का उपयोग कर सकता है, यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। कम से कम झाई वायु से कम तो बिल्कुल नहीं। इस दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। यह सुनकर मानियो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस में वह निसंदेह युवा पीढ़ी का सबसे श्रेष्ठ जीनियस था, लेकिन स्पिरिट रियलम में वह उतना असाधारण नहीं लगता था।
ग्रेट वर्ल्ड की तो बात ही छोड़िए, दुनिया में बड़े बदलाव अभी आने बाकी है। सब कुछ तो अभी शुरू शुरू ही हुआ है। भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है। जियोयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में चमक थी। भविष्य की दुनिया जगमगाते तारों से भरी होगी और इसके बारे में सोचना ही रोमांच से भर देने वाला था। टर्बिड वैली की प्रतिष्ठा साउथर्न स्पिरिचुअल रीजन में स्थित स्पिरिट मेंशन से कम नहीं है। वर्षों से यहाँ अनगिनत रहस्य दबे हुए हैं। अनगिनत शक्तिशाली लोग इसमें प्रवेश करना और इसका अन्वेषण करना चाहते थे, लेकिन बहुत कम ही बाहर निकल पाए। टर्बिड वैली का बाहरी क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन घाटी के केंद्र में क्या है यह किसी के लिए भी स्पष्ट नहीं है। जो लोग संयोगवश मृत्यु से बचने के उन्हें अंदर की धुंधली यादें ही हैं। वे कुछ भी स्पष्ट रूप से बयान नहीं कर पाते, मानो उनकी यादें कहीं गहराई में दबी हुई हों। ऐसा प्रतीत होता है कि टर्बिड वैली का निर्माण पिछले 10 लाख वर्षों के भीतर हुआ है। प्राचीन अभिलेखों से संकेत मिलता है कि सेंट्स ने भी इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी रहस्यमय शक्ति ने उन्हें रोक दिया और वे घाटी में कदम नहीं रख पाए। जिन्होंने जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें भी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, जिससे सभी लोग सतर्क हो गए और टर्बिड वैली में प्रवेश करने का प्रयास बंद कर दिया। अपने अनेक चमत्कारों के कारण टर्बिड वैली प्रसिद्ध हो गया और यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि यह घाटी ग्रेट वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। इस ग्रेट वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ एक सुप्रीम सेंट भी संशय में आ जाए, जो इस अफवाह की सत्यता को भी दर्शाता है। जियोयान ने जैसे ही यह अफवाह सुनी, उसे हेवन ऑफ द सुप्रीम वर्ल्ड का ख्याल आया। यह टर्बिड वैली संभवतः आउटर हेवन से ही संबंधित है और यही वह स्थान है जिसमें उसकी सबसे अधिक रुचि है। निंग तियानलिंग पहले ही टर्बिड वैली में प्रवेश कर चुका था और रहस्यमय काले धब्बों से उसकी हड्डियां क्षरित हो गई थी। उसके पास 5 एम्पर फ्लेम थी और उसकी शक्ति मूल निंग तियानलिंग से कहीं अधिक थी, इसलिए वह शायद कुछ और समय तक टिक सकता था। यदि उसे आउटर हेवन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती तो उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। साउदर्न स्पिरिचुअल रीजन के नॉर्थ ईस्ट में हजारों मील तक फैले एक मैदान पर एक निरंतर घाटी अचानक ऊपर उठती है, मानो आकाश से उतरकर मैदान पर आ खड़ी हो गई हो। दूर से देखने पर यह घाटी घने कोहरे की परतों से ढकी रहती है, जिसे सोल पावर भी भेद नहीं सकता। मानो कोई रहस्यमय शक्ति इस घाटी को बाहरी दुनिया से अलग कर रही हो। अंदर जाने के बाद अगर आपको कोई असुविधा महसूस हो तो तुरंत बाहर निकल जाएं। उस समय निंग तियानलिंग की शक्ति केवल एम्परर रीलम की थी, लेकिन अब मानियन उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि वह टर्बिड वैली में प्रवेश भी कर ले तो भी वह काले धब्बों से तुरंत नष्ट नहीं होगा। डिवाइन पाथ की शक्ति से वह इतना मजबूत है कि अधिकांश बाहरी चोटों को अपने शरीर पर होने से रोक सकता है। चिंता मत करो, मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ। मान्यू ने हल्की मुस्कान के साथ सामने फैले धूसर घाटी को गंभीरता से देखा। टर्बिड वैली की प्रतिष्ठा को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकता था। जियोयान ने सिर हिलाया और मान्यून के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, चारों ओर की हर चीज का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए। थोड़ी देर बाद वे टर्बिड वैली के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ था, जिससे उनके सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जब उनकी सोल पावर अंदर गई तो ऐसा लगा जैसे वे किसी दलदल में धंस रहे हो और वे अपनी नंगी आंखों से आसपास के दृश्य को मुश्किल से ही देख पा रहे थे। भौवें चढ़ाते हुए जियोयान ने हल्की सांस छोड़ी और उसके भीतर की ओरिजिन एनर्जी उमड़ पड़ी। एम्परर फ्लेम ने उसके शरीर की नसों की रक्षा की। उसी क्षण मान्यून ने एक गुप्त टेक्निक का प्रयोग किया और उसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी, जो उसकी अत्यंत शक्तिशाली डिफेंसिव पावर को दर्शाती थी। धुंध से घिरी घाटी में कदम रखने से पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही वे धुंध से ढकी घाटी में प्रवेश किए, जियोयान का मन अचानक झकझोर उठा और उसके दिल की गहराइयों से एक अवर्णीय भावना उभर आई। एक ऐसी भावना जो एक साथ परिचित भी थी और अजीब भी। जैसे जैसे वह धीरे धीरे एक
मात्र रास्ते पर आगे बढ़ता गया। आसपास की पर्वत दीवारों से एक भयानक गंध उठ रही थी। जियान ने धीरे से अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा और अचानक चौंक गया। यह खून की गंध थी। इस घाटी में आखिर कौन से रहस्य छिपे थे? कितने लोग यहाँ मारे गए थे जिन्होंने पूरी पर्वत दीवारों को खून से रंग दिया था? शुरुआत में उसे मानियन की आकृति का आभास हो रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद नंगी आंखों से उसे देखना लगभग असंभव हो गया। अब वह केवल उससे निकलने वाली हल्की ऑरा को ही महसूस कर पा रहा था। जैसे जैसे आसपास की धूसर धुंध और गहरी होती गई, दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रवेश करने से पहले जियोयान को इसके बारे में पहले ही पता था, इसलिए वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उन्होंने अभी तक घाटी में ब्लैक इन विंड नहीं देखा था, जिसका मतलब था कि वे अभी तक टर्बिड वैली के बाहरी किनारे तक नहीं पहुंचे थे। कुछ समय तक यात्रा करने के बाद जियोयान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि घाटी के रास्ते जटिल होते जा रहे हैं और दोनों ओर की पर्वत दीवारें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। चलते चलते उसे काले रहस्यमय इन विंड के झोंके दिखाई देने लगे, जो तेजी से बह रहे थे और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहे थे। उसके शरीर के भीतर एम्परर फ्लेम तुरंत प्रज्वलित हो उठी, जिससे इन विंड द्वारा पहुंचाई गई सारी क्षति बेअसर हो गई। जियोयान ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए उस शक्ति को महसूस किया। उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। राहत की सांस लेते हुए वह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा। उसका अनुमान सही था। वह ब्लैक इन विंड जो एम्परर रिलम के निंग तियानलिंग को भी नष्ट कर सकती थी, फिलहाल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। क्लिंग अचानक उसके पैरों के नीचे एक तेज चटकने की आवाज आई। जियोयान चौंक गया, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। यहाँ से आगे अतीत में यहाँ मरने वाले शक्तिशाली लोगों के अवशेष पड़े थे। वे ब्लैक इन विंड के झोंकों से सड़कर घाटी में गुमनाम हड्डियों में बदल चुके थे। अपने आसपास की स्थिति को समझने की पूरी कोशिश करते हुए जियोयान धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसका पैर गलती से एक कंकाल पर पड़ गया। हड्डियां जमीन पर इतनी बिखरी हुई थी कि ऐसा लग रहा था मानो पैर रखने की कोई जगह ही ना हो। एम्परर फ्लेम उसकी अंगुलियों पर धीरे धीरे जल रही थी। जियोयान ने ध्यान से देखा और सचमुच उस फ्लेम ने आसपास की धुंध को थोड़ा हटाकर उसके सामने के रास्ते को हल्का सा रोशन कर दिया था। हालांकि यह रोशनी बहुत कम थी, फिर भी इससे वह अपने पैरों के नीचे पड़े शवों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जियोयान का मन मानो जागृत होने लगा और उसके भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो घाटी की गहराई से कोई उसे पुकार रहा हो और उसकी चाल इतनी तेज हो गई कि वह लगभग उड़ता हुआ प्रतीत होने लगा। जियोयान बेहद घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब अनुभूति कहाँ से आ रही है। जब से उसने टर्बिड वैली में कदम रखा था, उसका शरीर मानो उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार आगे खींच रही हो। अनजाने में ही वह टर्बिड वैली के केंद्र के करीब पहुंच चुका था। चारों ओर ब्लैक इन एनर्जी अब ठोस रूप धारण कर चुकी थी, मानो समुद्र की प्रचंड लहरों की तरह उस पर टूट रही हो। बर्फीली और कपा देने वाली एम्परर फ्लेम की सुरक्षा और हेवनली दावों की शक्ति के बावजूद जियोयान की अपनी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा था। यहाँ उसके पैरों के नीचे की जमीन अब लाशों से भरी नहीं थी। लाखों वर्षों से इस स्थान पर किसी ने कदम नहीं रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ किसी की मृत्यु के निशान भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत चींटियां उसकी हड्डियों को कुतर रही हों। जियोयान की सांस हटक गई। वह मुड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसके दिल के भीतर उठ रही रहस्यमयी पुकार ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसका दिमाग चकरा रहा था और उसके भीतर मौजूद पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट लगातार कंपन कर रहा था। तभी जियोयान को अचानक याद आया कि यह वस्तु भी आउटर हेवन से आई है। क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है? बूम! उसके सामने उमड़ती काली भयावह हवा अचानक रुक गई और एक लंबे समय से खोई हुई रोशनी दिखाई देने लगी। जियोयान ने आंखें सिकोड़ ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी साधारण घाटी की गहराई में खड़ा हो, जहां हल्की रोशनी की लहरें उठ रही थी। उसके सामने एक विशाल खुला मैदान था,
जो चारों ओर से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था। सबसे ऊपर एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा था, जहां से हल्की हवा भीतर आ रही थी और मैदान के बीचों बीच धुंध को धीरे धीरे हिला रही थी। जब जियोयान की नजर उस धुंधले कोहरे पर पड़ी तो वह अचानक चौंक उठा। कोहरे के सामने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। काले वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति लंबा और सीधा खड़ा था और केवल वहां खड़े रहने मात्र से ही उसके शरीर से एक अद्वितीय दमनकारी ऑरा फैल रही थी। चलो बताओ ये कौन हो सकता है, गेस करो भाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह इस दुनिया का एकमात्र अस्तित्व हो, मानो पूरी दुनिया उसी के नियंत्रण में हो। वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति जियोयान की उपस्थित से बिल्कुल अनजान प्रतीत हो रहा था। वह अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा रहा, मानो सामने फैली धुंध को निहार रहा हो, और लंबे समय तक पूरी तरह शांत रहा। शांत होकर जियोयान ने फिर से ध्यान से देखा। दूर खड़ा हुआ काले वस्त्रों वाला आकृति अचानक एक पल के लिए चमका और फिर सामान्य हो गया। यह देखकर जियोयान ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक धुंधली प्रोजेक्शन थी, कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं। लेकिन आखिर वह कौन था जो पिछले 10 लाख वर्षों से यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ? एम्परर फ्लेम की सुरक्षा में और निसंदेह पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट की सहायता से ही जियोयान बड़ी मुश्किल से इस स्थान तक पहुंच पाया था। यदि उसके सामने खड़ा हुआ काले वस्त्रधारी व्यक्ति सुप्रीम सेंट ना होता तो वह यहाँ तक कैसे पहुंच सकता था? क्या मैं पूछ सकता हूँ सीनियर? एक पल हिचकिचाने के बाद जियोयान ने सावधानी से कहा, बची हुई तस्वीरें आज तक सुरक्षित रह पाई हैं। इसका मुख्य कारण इस घाटी का रहस्य था, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ताकत को भी नकारा नहीं जा सकता था। और यह भी संभव था कि यह सोचते ही जियोयान का मुंह सूख गया और वह कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़ा काला वस्त्रधारी व्यक्ति सुप्रीम सेंट से भी ऊपर उठकर गहन स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। सबसे संभावित स्थिति यही थी कि वह एक शक्तिशाली वाइट सेंट था। जियोयान की आवाज को अनसुना करते हुए काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति अपने हाथ पीठ पीछे बांधे धुंधली धुंध को निहारता रहा। काफी देर बाद उसने एक हल्की सी आह भरी। वह आह धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ दबाव जियोयान के दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी था। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही जियोयान कुछ कहने ही वाला था, काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति अचानक मुड़ गया और उसकी गहरी आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें मानो हेवन एंड अर्थ के नियमों को भी भेद सकती हो, और वह दृष्टि जियोयान के सभी रहस्यों को आर पार देखती हुई प्रतीत हुई। तभी जियोयान को काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वह दुबला पतला लेकिन बलवान था। उसके कनपटी से काले वस्त्र के नीचे भूरे बाल लटक रहे थे। उसकी आंखें गहरी थी और उसमें एक अवर्णीय दिव्य प्रकाश प्रज्वलित था, मानो उसने हेवन एंड अर्थ ग्रेट दाव को स्वयं देख लिया हो। उसकी भौहों के बीच एक ऐसा अधिकार भाव था जिससे क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं थी। उस आभा के नीचे जियोयान को अचानक अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। उसने जिन एंशिएंट एम्परर को देखा था, वे भी उसके सामने खड़े व्यक्ति की विशाल ऑरा के सामने उतने शक्तिशाली नहीं थे। यह वास्तव में हेवन एंड अर्थ पर प्रभुत्व की एक विशाल और अद्वितीय ऑरा थी। हेवन एंड अर्थ के बीच एक अद्वितीय सुप्रीम सेंट की आभा। स्वयं जियोयान ने भी कभी इस आभा को धारण किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं भूल सकता था। सीनियर का क्या आप मुझे जानते हैं? काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की बातें सुनकर जियोयान चौंक गया और अविश्वास से बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम इसे लेकर आए हो। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जियोयान की ओर देखा और अर्थपूर्ण भाव से कहा, हेमनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जियोयान ने संकोच पूर्वक कहा, इस रहस्यमय शक्ति को केवल आउटर वर्ल्ड की ही कोई वस्तु पहचान सकती थी। भले ही एम्परर फ्लेम एक पवित्र वस्तु थी, फिर भी एक वाइड सेंट उससे इतना लगाव नहीं रखता था। क्या तुम इसे यही कहते हो? यदि यह एम्परर फ्लेम और अर्थ स्क्रिप्चर को आपस में मिला सकता है,
तो यह वही है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया और उसके शब्दों ने जीवयान का दिल बैठ जाने दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने सोचा था। कृपया मुझे समझाएं सीनियर। जीवयान ने गहरी सांस ली और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह यहाँ की हर चीज से अनभिज्ञ था, यहाँ तक कि हेवनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर के रहस्य से भी। मैं यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कौन आएगा, लेकिन मुझे यकीन था कि जो भी यहाँ आएगा वह इसे अपने साथ जरूर लाएगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज में एक अवड़ी उथल पुथल थी और उसकी आंखें मानो जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव देख चुकी थी। क्या यह व्यक्ति सच में केवल एक वाइड सेंट हो सकता है? क्यों? जीवयान को एक सिहरन सी महसूस हुई। वह थोड़ा अचंभित रह गया। उसके सामने खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति का इतना आश्वस्त होना इस बात का संकेत था कि वह इन सभी वर्षों में यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति था। यह टर्बिड वैली उस ग्रेट वर्ल्ड से परे आउटर हेवन से आती है। मेरे सिवा कोई भी यहाँ नहीं आ सकता जब तक कि उसके पास हेवनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर ना हो। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन जीवयान उसमें समाहित असीम दमनकारी ऑरा प्रेशर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यद्यपि ग्रेट वर्ल्ड के सेंट्स इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, फिर भी पिछले 10 लाख वर्षों में कई शक्तिशाली हस्तियां उभरी हैं जिन्होंने युग को झकझोर दिया है। जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें होली आर्टिफैक्ट्स द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। सीनियर के शब्द। जीवयान ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कुछ अस्पष्ट बुदबुदाया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने जीवयान की ओर देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था। फोर फोर्स टेक्निक, 5 एम्परल फ्लेम्स, एंशिएंट रियलम सोल पावर और यह शुद्ध ओरिजिनल एनर्जी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर को प्राप्त करने में सक्षम हुए। युवा पीढ़ी वास्तव में अत्यंत प्रतिभाशाली है। बोलते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने बगल में मंडराते हुए धूसर कोहरे पर एक नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि जीवयान की ओर घुमाई। तुम्हें अब अर्थ स्क्रिप्चर के 3 खंड प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास केवल 5 एम्परल फ्लेम्स हैं। हेवनली रिकॉर्ड को हेवनली फ्लेम भी कहते हैं, ठीक है, और अर्थ स्क्रिप्चर संतुलित नहीं है। यदि तुम अर्थ स्क्रिप्चर का एक और खंड मिलाओगे तो संभव है कि तुम्हें विपरीत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह सुनकर जियोयान चौंक गया और उसने आश्चर्य से काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की ओर देखा। आखिर यह आदमी कौन था? एक नजर में ही वह बता सकता था कि उसके पास अर्थ स्क्रिप्चर के कितने खंड थे। यह क्षमता तो एंशिएंट एम्परर से भी कहीं अधिक भयावह थी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस बारे में जानकारी दे सकते हैं सीनियर। जियान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से बोला। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ा काले वस्त्रधारी व्यक्ति कोई साधारण वाइट सेंट नहीं हो सकता। वह संभवतः प्राचीन काल का कोई अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था या किसी प्राचीन एम्परर लॉर्ड का अवशेष। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यह तो आउटर वर्ल्ड का रहस्य है। मैं इसमें क्या देख सकता हूँ? काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने धीरे से हंसते हुए कहा, जिससे जीवयान का दिल बुरी तरह कांप उठा। आखिर यह आदमी कौन था? इस जूनियर को कई बातों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगर आपको जवाब पता है तो कृपया मुझे बताइए। जीवयान ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब गंभीरता स्पष्ट थी। तुम क्या जानना चाहते हो? काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाई और उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। हेवनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर वास्तव में क्या है? जीवयान ने बिना किसी झिझक के पूछा। यह प्रश्न उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, न केवल इसलिए कि यह उसकी बर्निंग टेक्निक से रूपांतरित हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि यह आउटर हेवन से आया था और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसकी आंखें धीरे से सिकुड़ गई। लाखों साल पहले बैटल डोमेन चकनाचूर हो गया था, जिससे लोअर वर्ल्ड पैसेज खुल गया था। क्या तुम यह जानते हो? जानता हूँ, जीवयान ने तुरंत उत्तर दिया। उसकी निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी हुई थी। यह एक बड़ा संयोग है कि टर्बिड वैली भी लगभग 10 लाख वर्ष पहले आउटर हेवन से गिरकर यहाँ आई थी। यहाँ तक कि जब एंशिएंट विच रेस ने ग्रेट वर्ल्ड में अराजकता फैलाई थी,
तब भी कोई यहाँ आकर टर्बिड वैली के रहस्यों को उजागर नहीं कर पाया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज अब धीमी और गहरी हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेवनली रिकॉर्ड और अर्थ स्क्रिप्चर भी लगभग उसी समय आउटर हेमन से गिरे होंगे। वे बैटल डोमेन लोअर पैसेज से होकर लोअर वर्ल्ड में प्रवेश किए होंगे और अंततः तुम्हारे महाद्वीप पर उतरे होंगे, जहां से वे तुम्हारे हाथों में पहुंचे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे धीरे और व्यवस्थित ढंग से बोलते हुए कुछ ही शब्दों में जीवयान की पूरी उत्पत्ति को स्पष्ट कर दिया। जीवयान भीतर तक हिल गया था। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें उस रहस्यमय व्यक्ति पर टिकी थी और उसका मन अगले रहस्य को सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर से कर देना, और ये भी बताना कि एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। अभी मैं जा रहा क्रिकेट देखने। अभी आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। ठीक है, बाय बाय।